आज से हम देख रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड का पेपर अकाउंटेंसी का कौन से साल का 2023 का। ठीक है, तो उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है कौन से साल का है 2023 का। ठीक है बच्चों, देखते हैं जरा एमसीक्यूज क्या क्या आ रखा है इसमें 2023 में, देख लेते हैं जरा। उसने बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर कट चुका है सिलेबस से। ठीक है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बोल रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कॉरपोरेशन तो है, ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऑडिट फर्म्स, ये फर्म्स भी है, प्रॉफिट कमाना चाहती है। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कमाती है। पब्लिक हॉस्पिटल्स ये नहीं होता है। ठीक है, जो पब्लिक हॉस्पिटल होती है ना, जैसे सरकारी हॉस्पिटल, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो ये वाला होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी उसी अकाउंट का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? कैश बैलेंस, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट और लॉस, सरप्लस या डेफिसिट। इसका आंसर होगा सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर का है, तो 2023 के बाद इस चैप्टर को हटा दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, फिर भी हमने देख लिया, इसका एमसीक्यूज तो देख ही सकते हैं। चलो उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। देखो, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हो भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ट्रांसफ़र ही नहीं करते हैं। हम किस में करते हैं? कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाते हैं ट्रांसफ़र करके, क्योंकि भाई रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, गुडविल अकाउंट का कोई मतलब ही है, नन ऑफ दीज का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या है। ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड। कोई नया पार्टनर यदि एडमिट होता है, आना चाहता है बिजनेस में, इनटू ए पार्टनरशिप में, तो वो जितने पार्टनर होंगे सबकी सहमति से आएगा। तो यह क्या होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर। जब सारे ओल्ड पार्टनर बोलेंगे कि इस नए पार्टनर को एंटर करो, एंट्री दो, तभी वो आ सकता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? किसी एक पार्टनर के सहमति से? नहीं, ये तो गलत है। सभी पुराने पार्टनर्स की सहमति से। हाँ, सभी पुराने पार्टनर्स की सहमति से। जब सभी पुराने पार्टनर्स एग्री करेंगे कि इसे अंदर आने दो, तभी वो आ सकता है कोई नया पार्टनर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद देखा है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा। इसका सबको पता होगा, न्यूमेरिकल करे होंगे सबने। भाई फॉरफिटेड अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है री इशू करने के बाद, उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करते हैं। ठीक है, अच्छा, डिवेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं बच्चों? क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताओ सबको कि ऑनर कौन होता है कंपनी का? ऑनर कौन होते हैं कंपनी के? ऑनर डिवेंचर होल्डर जो होते हैं ना, वो तो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। ये तो फाइनल है। क्रेडिटर मतलब जब कंपनी लोन लेती है तो जिनसे लोन लिया है वो कंपनी के कौन है? क्रेडिटर। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के कौन है? क्रेडिटर। ऑनर कौन होते हैं? पूछ सकता है इस बार यूके बोर्ड की। ऑनर ऑफ द कंपनी किसे बोलते हैं? शेयर होल्डर को कि डिवेंचर होल्डर को? डिवेंचर होल्डर तो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर कौन होते हैं कंपनी के? ऑनर होते हैं। ठीक है, उसके आते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में बोल रखा है कि कॉलेज इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से हट गया इस सिलेबस से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हट चुका है। कॉलेज इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स है ये वैसे भी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये फॉल्स है। छोड़ो इसको, ये दोनों क्वेश्चन हट चुके हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट वाले चैप्टर ही हटा दिया उन्होंने। लिमिटेड पार्टनरशिप इज नॉट अलाउड इन इंडिया। भाई लिमिटेड पार्टनरशिप अलाउड है पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो इंडिया में अलाउड है। ये बोल रहे हैं नॉट अलाउड। नॉट अलाउड वाले ज़्यादातर मोस्टली फॉल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। इसके तो व्हाट इज़ द कॉल्ड ऑफ एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने बोला था, देखो जब मैंने गुडविल वाला चैप्टर कराया था, तो गुडविल निकालने के लिए जो सुपर प्रॉफिट होता है ना बच्चों, जो क्या होता है सुपर प्रॉफिट, वो कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। याद है ना फॉर्मूला? तो वही ये पूछ रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने के बाद जो एक्सेस बचता है, जो एक्स्ट्रा बचता है, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट बच जाती है हमारी, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आंसर क्या होगा इसका? सुपर प्रॉफिट। समझ गए सब लोग?
अगला क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है, डिसॉल्व होता है, तो एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होता है, वही बात आ गई फिर से, प्रॉफिट होता है या रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व वगैरह, उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों? क्या लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। देखा होगा बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व दिया होता है तो कहाँ बांटते हैं उसे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया होता है तो उसे भी कहाँ बांटते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वही वो पूछ रहे हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई जनरल रिजर्व या रिजर्व वगैरह दिया जाता है, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कौन से अकाउंट में डालते हैं? उसे डालते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व प्रॉफिट वगैरह जो होती है, वही जनरल रिजर्व वगैरह जो दी होती है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो बांटते हैं। वही पूछे हैं कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है वो रिजर्व वगैरह? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अंडर विच हेड ऑफ कंपनी बैलेंस शीट द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज सोन। कंपनी के कौन से हेडिंग में कॉल्स इन एडवांस को शो किया जाता है? कंपनी की बैलेंस शीट में बच्चों हेडिंग होती है। ठीक है, उस हेडिंग को याद कर लेना, कौन कौन से हेडिंग में क्या आता है। तो यह आती है बच्चों, कॉल्स इन एडवांस को कौन सी हेडिंग में दिखाते हैं? यह आता है बच्चों करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन वाले हेडिंग में। किस में आएगा ये? करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, उस वाले हेडिंग में आएगा ये कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो पूछ रहे हैं बैलेंस शीट जो बनती है कंपनी की, उसके कौन से हेडिंग में कॉल्स इन एडवांस को शो करोगे? तो क्या लिखोगे इसके आगे? इसको हम शो करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को शो करेंगे करंट लायबिलिटी। ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है ना ये, तो करंट लायबिलिटी वाली हेडिंग में आएगी। क्या लिखोगे? इसको हम एडवांस वाले चीज़ों को शो करेंगे, कॉल्स इन एडवांस शो करेंगे करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन वाले हेडिंग में। ठीक है, व्हाट डिफरेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड, ये तो कैश बुक, ये तो हट गया सिलेबस से, क्या इसको पढ़ना है। गिव एनी टू रूल्स ऑफ पार्टनरशिप व्हिच अप्लाई इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, वही पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट होता है तो क्या रूल्स होते हैं? पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट होता है तो क्या रूल्स होते हैं? पैरा रूल्स लिख देना, 2 रूल बताने हैं कोई से, बहुत सारे रूल होते हैं। पहला रूल क्या बताया था? जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैसे बांटते हैं आपस में? लिखोगे इक्वल, यानी प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड इक्वली। पहला तो ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना % दिया जाता है पर एनम? 6% पर एनम। ठीक है, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट कितना % देते हैं? 6% पर एनम। ठीक है, बस ये 2 रूल लिख देना। उसके बाद पूछेंगे बच्चों कि कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देते हैं? तो बोलना नहीं, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देते, ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं देते, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देते, किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं देते। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं दी जाती है। इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज़ पे दिया जाता है इस कंडीशन में, अब्सेंस की कंडीशन में, लोन पे, वो भी कितना % पर एनम? 6% पर एनम। अब प्रॉफिट लॉस कैसे डिवाइड होता है? इक्वल। ठीक है, इक्वली। तो क्या होगा? 2 रूल पूछे हैं कोई से, तो हम क्या लिखेंगे इसका कि इस अब्सेंस की कंडीशन में पहला रूल तो मैं वही लिख दूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉसेस डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, और दूसरा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ठीक है, ऐसी कंडीशन में। उसके आगे चलते हैं। डिफरेंस बताना है, 2 डिफरेंस बताने हैं किस किस के बीच? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। ठीक है भाई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अपने आप, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है, हर साल घटता बढ़ता रहता है। यानी लिख देना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हर साल चेंज होती रहती है, किसी साल इंक्रीज हो जाती है और किसी साल डिक्रीज हो जाती है। और फिक्स कैपिटल में लिख देना कि फिक्स कैपिटल हर साल बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, हर साल ईयर बाय ईयर क्या रहती है? सेम बनी रहती है। ठीक है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, ये वाला कैपिटल, और ये वाला कैपिटल हर साल क्या होती है? सेम रहती है। दूसरा अंतर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लिख देना फिक्स कैपिटल के केस में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे? पहला अंतर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो हर साल चेंज होती है पार्टनर्स की। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन नाम ही है, फ्लक्चुएट होना, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन फिक्स कैपिटल में लिख देना ये कैपिटल जो होती है चेंज नहीं होती है, हर साल क्या होती है? पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है, जितना इस साल होगा उतना ही अगले साल फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग वाली चेंज होती रहती है। और दूसरा अंतर लिख देना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में एक ही अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल के केस में हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, 2 ही अंतर बताने थे, हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंतर बताने थे। आगे चलो, इसमें भी 2 डिफरेंस बताने हैं बच्चों, किसके बीच? शेयर और डिवेंचर के बीच। शेयर और डिवेंचर के बीच 2 डिफरेंस पूछ रहे हैं कि शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर है। देखो, सबसे पहले लिख देना कि शेयर जो होता है
वो कैपिटल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कैपिटल का। और डिबेंचर जो होता है वो कंपनी का लोन होता है, ठीक है। शेयर किसका पार्ट होता है? कैपिटल का पार्ट होता है। और डिबेंचर क्या होता है? कंपनी का लोन होता है। दूसरा, शेयर पे कंपनी देती है डिविडेंड और डिबेंचर पे कंपनी देती है इंटरेस्ट। क्या देती है? शेयर पे कंपनी देती है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा। शेयर पे कंपनी क्या बांटती है? डिविडेंड। और डिबेंचर पे कंपनी को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट, ठीक है। और दो ही बताने थे, चाहो तो तुम 2-3 और पढ़ लेना डिफरेंस, शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस। 2 बताने थे, 2 बता दिए मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो वही है, रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला। रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला तो चैप्टर वही फर्स्ट चैप्टर है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिलेबस से हट चुका है। चलते हैं अब आगे। ये वाला नहीं करना है हमने, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये वाला चैप्टर कट गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन में, राम और मोहन एक फर्म में पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना है बच्चों? 7:3। सोहन एडमिटेड, सोहन आ गया नया पार्टनर, ठीक है। राम सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, ऑफ वाला क्वेश्चन आ गया, याद है ना, ऑफ हिज शेयर। एंड मोहन सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सोहन। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इजी है बहुत। ऑफ वाले क्वेश्चन, सरेंडर ऑफ वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या बताया था? किस किस को पता है? याद है? सरेंडर वाला क्वेश्चन भूल गए? आ जाओ ध्यान से देखो। राम और मोहन पार्टनर है, इनका रेशियो कितना था बच्चों? 7:3। क्या बोल रहा है? सोहन आ गया नया पार्टनर। राम अपने शेयर का 1/7 और मोहन अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है। किसके फेवर में? सोहन के फेवर में, ठीक है। तो बोल रहे हैं तीनों को मिला के नया रेशियो क्या होगा। सरेंडर वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब क्वेश्चन में ऑफ लिखा होता है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, ठीक है। पहला तो काम तो मल्टीप्लाई का करो। तो लिखता हूँ मैं राम सरेंडर। राम के पास अपना कितना था बच्चों? 7/10, ठीक है। तो मैंने लिखा 7/10। सरेंडर ऑफ का मतलब इंटू, ऑफ करो, ऑफ मतलब इंटू कितना करा उसने सरेंडर? 1/7, तो लिख दिया मैंने 1/7। अब देखो बच्चों, कट रहा है तो काट देना, जैसे इसमें कट रहा है 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 1/10। ऐसे फिर मोहन का भी करो। मोहन के पास अपना कितना था? 3/10। तो लिखा मैंने मोहन सरेंडर, मोहन के पास कितना था बच्चों? 3/10, ठीक है। 3/10 लिख दिया मैंने, 3/10 था इसका। इसने कितना सरेंडर करा? 1/3। तो इसका इंटू, ऑफ का मतलब इंटू, तो इंटू कर दो 1/3, 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसमें भी आ गया 1/10, ठीक है। अब मैं इंटू करने के बाद अगला प्रोसेस इसमें होता है कि माइनस करना होता है। तो राम न्यू शेयर, राम का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? राम के पास अपना कितना है? 7/10। तो लिखना 7/10। 7/10 में से कितना सरेंडर कर दिया इसने? ये 1/10 सरेंडर मतलब दे दिया उसने। तो 7/10 में से इस 1/10 को माइनस कर दो। बेस तो सेम है तो एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा। 7 में से 1 घटाओ, कितना बच गया अब इसके पास? 6/10। इसके बाद ऐसे मोहन का निकालना है कि मोहन न्यू शेयर, मोहन का नया शेयर कितना हो गया? मोहन का पहले अपना शेयर लिखो। मोहन का अपना शेयर कितना है? 3/10। तो मैंने लिखा 3/10। मोहन ने भी अपने हिस्से में से कुछ सरेंडर कर दिया था, दे दिया था। कितना दे दिया था? ये देखो यहाँ पे कितना दे दिया था उसने? 1/10। इसने भी 1/10 दे दिया। तो इसके हिस्से में से 1/10 क्या कर दोगे? माइनस 10 तो एलसीएम हो गया। 3 - 1 कितना बच गया इसके पास? 2/10। अब मुझे सोहन का निकालना है कि सोहन के पास कितने हो गए। तो सोहन का शेयर निकालने के लिए 1/10 उसने पहले बंदे से लिया था और 1/10 उसने दूसरे बंदे से लिया था। ये जो इंटू करके आ रखा है ना ऊपर, वो ऐड कर देंगे। तो 1/10 उसने पहले बंदे से लिया है और 1/10 उसने दूसरे बंदे से लिया है। तो सोहन के पास कितने हो गए टोटल? 2/10, ठीक है। अब बोल रहे हैं तीनों को मिला के नया रेशियो बताओ। बेस तो सबका सेम है, तो नया रेशियो कितना आएगा? इसका आया था 6, इसका आया था 2, इसका भी आया था 2। काट दो से, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। 2 के टेबल से कट रहे हैं। तो नया रेशियो क्या आ गया तीनों का? 3:1:1। समझ गए बच्चों? अगला क्वेश्चन ये भी हो गया हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन आ रखा बोर्ड में, लिखा है ए लिमिटेड ने कंपनी ने इशू करा जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल बच्चों कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। 10,000 इक्विटी शेयर थे उसके पास, 10 रुपये का एक शेयर था और 4,000 शेयर उसने पब्लिक को इशू करे। तो बच्चों देखो, इंटू किससे करोगे? 4,000 से, क्योंकि जितना शेयर इशू करें हम पब्लिक को, जितना कंपनी इशू करती है उसी शेयर से इंटू होती है। इस 1 लाख से कोई इंटू नहीं होगी, 10,000 से कोई इंटू नहीं होगी, 4,000 से इंटू करोगे। बोला 1 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस कैसे निकालोगे? देखो एक शेयर 10 रुपये का था,
इस 10 रुपये में से 1 रुपये यहाँ मांग लिए, 2 रुपये यहाँ मांग लिए, 3 रुपये यहाँ मांग लिए, यानी 3, 2, 5 और 1 6, इसमें से 6 रुपये तो मांग लिए। अब कितने रुपये बचे इस 10 रुपये में से? वो बचे हमारे पास 4 रुपये। तो 4 रुपये उसने किस पे बोला है? फाइनल कॉल पे, यानी फाइनल कॉल पे 4 रुपये मानना। ठीक है, कंपनी को सारे पैसे मिल चुके हैं। पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। ये तो सिंपल एंट्री है, इसमें कुछ है नहीं कॉल सिनेरियो वगैरह, सिंपल ही करना है एंट्रीज को हमें। ठीक है, क्या एंट्री होती है पहले वाली? बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर लिखा है तो इक्विटी शेयर लिख देना बच्चों तुम भी ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर ऐसे लिख देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 हो गई एप्लीकेशन की। फिर अलॉटमेंट की क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक वाली क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल की क्या होती है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही तो होती है एंट्रीज। इसको एंट्री याद नहीं है, प्रॉब्लम आ जाएगी पेपर में, एंट्री जरूर याद कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद फाइनल कॉल की दोनों एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बस ये हो गई, इंटू कर दो बस। कितने से बोला था? 4000 से इंटू करने के लिए बोला था। 4000 शेयर उसने पब्लिक को इशू करे, तो 4000 शेयर हैं, एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं? 1 रुपये, तो इन दोनों में कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने रुपए के हिसाब से बोला है? अलॉटमेंट पे बोला है 2 के हिसाब से, 4000 की 2 से इंटू करोगे 8-8000 रुपये, इन दोनों में आ जाएगा। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए के हिसाब से बोला है? 4000 की 3 रुपये के हिसाब से, फर्स्ट कॉल में 12-12000, इन दोनों में आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल कॉल के लिए कितने रुपए बचे थे? 4 रुपये बच गए थे हमारे, तो 4 रुपये से इंटू करोगे तो कितना 16,000 रुपये आ जाएगा। हो गया सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रखा है उसने, पी लिमिटेड। ठीक है, पी लिमिटेड के 1000 शेयर्स थे, पी लिमिटेड के पास 10 रुपये का 1 शेयर्स था। राम ने क्या करे? 3 रुपये पे करे एप्लीकेशन के और 4 रुपये पे करे उसने अलॉटमेंट के। ठीक है, 2 कॉल उसने दे दी थी, बट फेल टू पे 3 रुपये पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपये पे नहीं करे। ठीक है, कंपनी ने उसके शेयर को फोरफिटेड, मतलब जब्त कर लिया। जब पैसे नहीं दिए फाइनल कॉल वाले तो कंपनी ने उसके शेयर को फोरफिटेड कर लिया, जब्त कर लिया। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। वही चीज़ है, पहले एंट्रीज लिख दो। पहले क्या लिख दो? एंट्रीज। क्या एंट्रीज होती है? अभी पता है, एंट्रीज याद है ना सबको? लिखो सबसे पहले क्या एंट्रीज होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दोनों एप्लीकेशन की हो गई। फिर अलॉटमेंट की लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक वाले लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये दोनों हो गई अलॉटमेंट की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की लिखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बच्चों फोरफिटेड कर लिया है, क्वेश्चन में बोला है कि फोरफिटेड कर लिया है, तो फोरफिटेड की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये दोनों तो लिखना ही होता है। फिर जिस कॉल के पैसे उसने नहीं दिए हैं, किस कॉल के नहीं दिए हैं? क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले पैसे देने में वो फेल हो गया है, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, जिस कॉल के पैसे देने में वो फेल हो गया है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से एंट्री लिखने के बाद हम अमाउंट भर देंगे। ठीक है, देखो कितने शेयर थे इसके पास? 1000 शेयर थे। एप्लीकेशन पे बच्चों 3 रुपये पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये से इंटू करोगे, 1000 शेयर की 3 रुपये से इंटू करोगे तो एप्लीकेशन में आ जाएगा तुम्हारा 3000। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितने रुपये बोला है? 1000 शेयर पे अलॉटमेंट कितने रुपये का है बच्चों? 4 रुपये ऑन अलॉटमेंट। तो 1000 शेयर पे 4 रुपये ऑन अलॉटमेंट कितना आ जाएगा? 1000 की 4 से इंटू करोगे तो इन दोनों में 4-4 हज़ार आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कैसे करोगे? 1000 शेयर की बच्चों, ये 1000 शेयर की फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपये का, तो 1000 शेयर की 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल में इंटू करोगे। फर्स्ट कॉल में कंपनी के पास पैसे आने कितने थे? 3000। अब देखो एक फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री भी होती है, वो मैंने बनाई नहीं क्योंकि पूरे पैसे मिले नहीं है उसमें। उसने बोला ये 3000 रुपये मिले नहीं कंपनी को, क्योंकि 2 एंट्री होती है ना, एक ड्यू वाली होती है, एक रिसीव वाली होती है। तो ड्यू वाली एंट्री तो मैंने बना दी, रिसीव वाली मैंने नहीं बनाई क्योंकि 3000 में से कुछ भी पैसे नहीं मिले। कंपनी ने बोला ये 3000 रुपये मिले नहीं कंपनी को, तो कंपनी रिसीव वाली एंट्री इसकी नहीं बनाएगी। जब ये पैसे नहीं मिले तो बैंक वाली एंट्री नहीं बनाई, सीधा मैंने किसकी बना दी? फोरफिटेड की। फोरफिटेड वाली एंट्री में कैसे करोगे? इंटू 1000 शेयर हैं, 1 शेयर कितने का है? 10 रुपये का, तो यहाँ पे करना 1000 शेयर हैं, 1 शेयर है 10 रुपये का, तो कितने रुपये टोटल आने थे? 10,000।
10,000 में से क्वेश्चन में बोला है कि फाइनल कॉल में पैसे नहीं दिए इस 1,000 वाले ने, 1,000 शेयर वाले ने 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी, तो 3,000 रुपये उसने दिए नहीं। तो 10,000 शेयर में से 3,000 रुपये उसने दिए नहीं, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली निकल जाएगी, 10,000 में से 3,000 घटा दो तो फोरफिटेड में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 7,000 रुपये। हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, उसमें इसमें निकालना है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होगा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड में, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब वैल्यू लिख दो बच्चों। देखो फॉर्मूले में सबसे पहले बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे ही रखा है हमें। क्वेश्चन में देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 80,000, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह मैं रख देता हूँ 80,000। ठीक है, उसके बाद इंटू 100, तो इंटू 100 का इंटू 100, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों ये 10%, तो यहाँ लिख देंगे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखें 10। ठीक है, इसकी जगह 10 रख देंगे। उसके बाद माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो तुम क्या करना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को क्या कर देना, माइनस। ठीक है, तो देखो ये तो 80,000 का 80,000 इंटू 100 अपॉन 10। ठीक है, माइनस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करना है ना। देखो क्वेश्चन में कितना रखा है, एसेट्स टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ के टोटल एसेट्स कितना था 10 लाख, और लाइबिलिटीज़ कितनी थी आउटसाइड वाली 4 लाख, तो 10 लाख में से 4 लाख घटा दोगे, यानी यहाँ पे मैं एसेट्स दे रखा है 10 लाख और लाइबिलिटी दे रखी है 4 लाख, तो 10 लाख में से 4 लाख घटा दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी यहाँ 6 लाख रुपये। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 80,000 की इंटू 10 से करोगे तो ये आ गया बच्चों 8 लाख, 8 लाख में से ये 6 लाख घटा दोगे तो गुडविल का आंसर कितना आ गया 2 लाख। ठीक है, बाकी का पेपर सॉल्व आगे हम कल से करेंगे। ठीक है।